फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज। तो विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज पढ़ रहे थे। कोशिश किए थे कि 2016 से 2025 तक को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था। चलिए, उसके लिए हमें खेद है। चलिए एक क्लास में और इसको फाइनल करते हैं। तो टेलीग्राम से जाके आप लोग सारा बहुविकल्पी एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। सारे सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए। चौथे सेमेस्टर में या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कोई भी सेमेस्टर है आपका, तो जाके वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। निम्न धातुओं के अयस्क का नाम उल्लेख कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो, चाहे वो एमसीक्यू हो या अति लघुत्तरी हो। तो अयस्कों का नाम उल्लेख करना है। तो लोहा को क्या कहेंगे? हेमेटाइट कहेंगे। तांबा को कापर पाइराइट कहते हैं। सोना को मुक्त अवस्था में होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? बॉक्साइट होता है। कैल्शियम क्या होता है? चूना पत्थर। एग्जाम में ऐसे दे देगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न अधात्विक यानी कि जो नॉन मेटालिक क्या है, नॉन मेटालिक खनिज हैं, उनके प्राप्ति स्थान का नाम उल्लेख। मानो किस जगह मिलता है? तो अभ्रक कहाँ मिलता है? तो अभ्रक बिहार में मिलता है, उड़ीसा मिलता है, तमिलनाडु मिलता है और राजस्थान में मिलता है। जो बहुमूल्य पत्थर हो गया, जैसे राजस्थान में जो नहीं ग्रेनाइट वगैरह बनता है, ग्रेनाइट या मार्बल, तो राजस्थान से आता है। पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल होता है। इसको काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। तो पेट्रोलियम क्या है? काला सोना है, जो गुजरात में मिलता है, असम में मिलता है और अरब सागर के तटीय क्षेत्र, ठीक है, जो आपका देश है ये अरब सागर, ये अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के मुहाने पे मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में कोयला मिलता है, ठीक है। और चावल के उत्पादन में भी कोयला सबसे आगे है। बिहार क्या है? तो बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है मखाना। तमिलनाडु में क्या होता है? नारियल वगैरह का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अयस्क से, तो अयस्क यानी कि ओर है। अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखना है। तो जब आप जमीन से क्या निकालते हैं, कोई भी खोद करके क्रेन से, ठीक है, क्रेन से क्या होता है? जमीन को खोद करके खनिज निकाला जाता है। खनिज चाहे कच्चा तेल हो गया, ठीक है, तो खनिज निकाला जाता है। तो कौन कौन विधि से वो खनिज निकाला जाता है? और वो खनिज निकाल करके उसको, उस खनिज में से मान लीजिए सोना अलग किया गया, तांबा, कापर, एल्युमिनियम, तो उसी को क्या कहेंगे? धातु का निष्कर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो गया आपका, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लवन विधि। तो इन तीन विधियों से क्या करते हैं हम लोग? जो काम की धातु होती है हम लोगों के लिए, यूज के लिए और बिजनेस पर्पज से अच्छी होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं विधियों से निकालते हैं। जो आप अपने घर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर का वो लोहा है, वो सब इन्हीं विधियों से होते हुए निकाला जाता है। तो लास्ट में उसको भट्टी में पिघला करके वो उस शेप में दिया जाता है। सबसे पहले तो कम से कम वो लोहा और वो सब चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो जमीन से ही निकलता है, कच्चा लोहा। तो विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं बताइए? तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अयस्क मिला है, तो उस अयस्क में अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे लास्ट में जब उसको शुद्ध करते करते तीन चार विधियों से, फेन प्लवन से, गुरुत्वीय पृथक्करण से या चुंबकीय पृथक्करण से, जब इससे नहीं शुद्ध होता है, तो 100% क्या होता है? शुद्ध करने का कोशिश किया जाता है कि जो हमारा लोहा है चाहे एल्युमिनियम है, ये क्या हो, हमको एकदम प्योर लोहा और प्योर एल्युमिनियम मिले, ठीक है। ठीक है, इसको देहाती भाषा में प्योर कहते हैं कि एकदम प्योर, हमको एकदम प्योर मिले, 100% क्या हो, ये गुड हो, बेटर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। एक टैंक में क्या करते हैं? दो बड़े से रॉड लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इसी में क्या करते हैं? जो भी ये एनोड या कैथोड लेंगे, उसका क्या करेंगे? साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? इसी का साल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे और उसी में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमको शुद्ध 100% शुद्ध मिलने की संभावना रहती है। लेकिन शुद्ध 100% नहीं मिलता है, लगभग 74 से 75% ही शुद्ध हमको प्राप्त होता है। तन्यता क्या है? तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं, ठीक है। चालकता क्या है? तो कंडक्टिविटी क्या है? जैसे लोहे में देखिए या एल्युमिनियम में देखिए, या खूब भीगा हुआ डंडा पकड़ते हैं तो आपको करंट मारता है, तो वही चालकता है,
तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो जो भी धातु आप देखते हैं विद्युत की सुचालक होती है, यानी क्या होती हैं, कंडक्टिंग होती हैं। क्या होती हैं, कंडक्टिंग होती हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता है। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं के क्या, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन करना है। भौतिक मतलब ऊपरी ऊपरी से, उसके ये नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम उसका ऑपरेशन कर दें, एकदम सर्जन बन जाए, ठीक है, एमडी एमबीबीएस नहीं बनना है। तो क्या बनना है आपको, धातुओं के भौतिक गुण ऊपरी ऊपरी गुण देख करके बताना, इसी को भौतिक गुण। तो शुद्ध रूप से आपको धातु की सतह चमकदार दिखाई देती है, और धातु के इस गुण धर्म को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। और धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए एल्युमिनियम थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लोहा से थोड़ा सा कम ये लूज होता है। एल्युमिनियम देखते होंगे आप लोग, एल्युमिनियम का आजकल का जो दरवाजा बन रहा है वो कट जाता है, तो एल्युमिनियम कमजोर होता है, लोहा मजबूत होता है। तो सबकी अलग अलग मजबूती होती है। तो वही कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। लोहा को भी तो पीट के चादर बनाया जा सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। सबसे आसान है तन्यता का गुण सोना में, तो जो गोल्ड है उसको इसीलिए आभूषण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। यानी कि जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फेट, क्लोरीन, तो जो भी आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो सबकी अलग अलग पावर होती है किससे अटैच होने की। किससे अटैच होने की, क्या बोलते हैं, धातुओं से चाहे अधातुओं से चाहे गैसों से चाहे किसी भी मेटल से, तो उसी पावर को क्या कहते हैं, उसी पावर को क्या करते हैं, एक टेबल में सजा देते हैं। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा, तो मान लीजिए हम लोग ऊपर रख दिए, उससे कम पावर वाले को नीचे रख दिए, उससे कम पावर वाले को नीचे रख दिए। तो जिसकी जितनी कम पावर होती चली जाएगी उसको उतना नीचे चली जाएगी। तो जो एक श्रेणी बन जाती है, इसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता, देखिए यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। अयस्क क्या होते हैं, तो देखिए अयस्क यानी कि ओर, ये ओर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओर अयस्क, ये जमीन से डायरेक्ट निकाले जाते हैं। और ये अयस्क किस रूप में होते हैं, तो अशुद्ध होते हैं, ठीक है। और ये इसको खनिज भी कहते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो जो भी अयस्क आप जमीन से निकालेंगे तो खनिज के रूप में ही तो निकालेंगे, इसीलिए जो भी अयस्क आपको प्राप्त होता है वो पहले खनिज ही होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन कौन से, तो जो आप अयस्क निकालते हैं वो क्या होता है, एक ऑक्सीकृत अयस्क होता है। भाई ये फॉर्म है तो हमको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ये पूछे कि सर ये कैसे याद करें, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन से मिलता है, प्राकृतिक है। तो ऑक्सीकृत अयस्क होता है, कैसे, सल्फेट होता है, ठीक, सिलिकेट हो गया और कार्बोनेट हो गया, ठीक। हैलाइड, देखिए हैलाइड मतलब जो क्या है, हैलोजन ग्रुप है। तो जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल, जो तत्वों का सारणी है, उसमें देखेंगे जो एजी है यानी कि सिल्वर है, वो सिल्वर में किस में आएगा, सिल्वर किस में आएगा, तो वो भी आपका हैलाइड वाले अयस्क में आएगा। तो जहां पे आप एजी देखेंगे उसको क्या समझेंगे आप, कि वो क्या है, हैलाइड, हैलाइडिकल, हैलाइडिकल क्या है, और है, यानी कि हैलाइड वाला अयस्क है, ये समझेंगे। चाहे वहां पे कैल्शियम हो, ऐसा यहाँ पे चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, ये सब क्या है, हाइलाइट वाले अयस्क, यानी कि इन अयस्कों में हाइलाइट पाया जाता है। देखिए अब धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, तो जब आप जमीन से जो खनिज निकालते हैं उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और तो ये अयस्क आपको डायरेक्ट थोड़ी शुद्ध फॉर्म में मिल जाएगा, ये अशुद्ध ही होगा। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को निकालते हैं किस में से, तो खनिज में से, ठीक है। चाहे खनिज कहिए चाहे अयस्क कहिए, बात एक ही हुआ। अंतर क्या है, साइंटिफिक समझ का है। क्योंकि अयस्क को हम लोग अशुद्ध रूप में खनिज का, खनिज को अशुद्ध रूप में हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। देखिए तो अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, तो मान लीजिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, जैसे मान लीजिए चुंबक है, ठीक, ये ऐसे आपका चुंबक है, और ये यह विधि उन
अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उपस्थित गैंग, गैंग का मतलब क्या हो जाएगा, गैंग को कहते हैं इम्प्योरिटी। गैंग क्या है, इम्प्योरिटी। तो जो भी इम्प्योरिटी है उसको गैंग कहते हैं। यानी कि जो आजकल गैंग आप रोडों पर देखते हैं, ये भाईचारा जो निभा रहे हैं आजकल के लौंडे, तो वो क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है जो समाज में अराजकता फैला रहा है। तो उसको दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन और नियम कानून बना है। उसी प्रकार ये जो अशुद्धियां हैं, यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क और उपस्थित गैंग को सफाया करने के लिए किसी एक की प्रकृति लव चुंबकी होती है। तो उन गैंगों में से आप देखिएगा कोई एक क्या होगा, बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा और पुलिस से जाकर के उलझ जाएगा, ठीक है, झगड़ा कर लेगा, तो उसको बढ़िया से जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, वही बात हुआ। तो उसमें से कोई कोई एक की प्रकृति क्या होती है, लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः क्या होता है, चुंबकीय, तो जो चुंबकीय होता है और जो अनुचुंबकीय प्रकृति, यानी कि जो मैग्नेटिज्म और अनुचुंबकीय मतलब जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक गुण होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी कि जिसके सेल में क्या होता है, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अनुचुंबकीय प्रकृति कहते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, बस सिंपल है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबक का प्रयोग होता है, क्या करते हैं, चुंबक खींच लेता है अशुद्धियों को अपने तरफ, बस। तो विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, फिर वही बात, 100% शुद्ध करने के लिए जो अयस्क है उसके लिए ये विद्युत अपघटनी विधि सबसे अंतिम विधि है, और सबसे, इसके बाद कोई और विधि नहीं बनी है जिससे आप शुद्ध कर सकें अयस्कों को, और उससे ज़्यादा शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उच्च विद्युत धनात्मकता, जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, उन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो जो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं वो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा निष्कर्षण करते हैं। क्यों करते हैं, जब आप उसको डुबोएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेटल होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव अटैच हो जाते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव अशुद्धियाँ अटैच हो जाती हैं और मेटल्स अलग हो जाते हैं। तो इन उसमें क्या होता है, ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया और क्लोराइड हो गया। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के अशुद्धियों को दूर करते हैं विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। गलित अवस्था में क्या करते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड को गलित अवस्था में लेते हैं और एक बड़े से टैंक में रख के उसको, विद्युत अपघटनी विधि का एक पूरा सेटअप होता है, ठीक है, आप लोग सर्च करके गूगल पे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि उनके यौगिकों का अपचयन, जो उनके यौगिक होते हैं उनके यौगिकों का अपचयन, यानी कि रिड्यूसिंग पावर, यानी कि अपचयन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक, उसी को अपचयन कहते हैं। तो सामान्य अपचयकों के द्वारा नहीं होता है। तो जब ये ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया या क्लोराइड हो गया, तो जिस भी अयस्क में ये सब चीज़ें होंगी, ऑक्साइड होंगी, हाइड्रोक्साइड होगी या क्लोराइड होगी, उसको आप आसानी से क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड हुआ या क्लोराइड को आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए विद्युत अपघटनी विधि को, यानी कि जैसे मान लीजिए घी सीधे हाथ से नहीं निकलता है तो टेढ़े हाथ से निकाला जाता है, उसी प्रकार अशुद्धियां जब सीधे नहीं निकलती हैं तो टेढ़ा हाथ से निकाला जाता है, उसी को विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। इनका विद्युत अपघटन, ठीक है, इनका विद्युत अपघटन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि लिसिस मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक, लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनों का जो टूटना होता है जली विलयन में नहीं किया जाता, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव, ठीक है, जो ये केमिस्ट्री का फार्मूला है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल उसको कहते हैं। तो मानक ऑक्सीकारक विभव जो होता है हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं, ठीक है, किस कौन क्रिया करती हैं, जो उच्च विद्युत धनात्मक वाली धातुएं होती हैं उनको जब हम लोग शुद्धि करते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, तो खनिजों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। फेन प्लवन विधि क्या है, फेन प्लवन विधि, या इसको झाग, जो साबुन लगाते हैं आप तो जो झाग निकलता है वही विधि, तो फेन प्लवन विधि या झाग विधि। किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण मतलब शुद्धिकरण, तो अयस्कों का कैसे शुद्धिकरण करेंगे, तो इस विधि से जो हल्के अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, यानी कि जो
वाहक मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर क्षमता होती है वहन करने की, ढोने की। वाहक क्या है, हिंदी के वहन से बना है, हिंदी के वहन शब्द से बना है। तो किसको ढोएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ढोएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ढोने की क्षमता को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आपका बैटरी कितना पावरफुल है वो विद्युत वाहक बल डिसाइड करेगा। तो हमेशा जब भी आप बैटरी खरीदें तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लें। तो एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये साइंटिफिक भाषा है। एमीटर क्या है, तो विद्युत परिपथ में क्या है, विद्युत धारा की माप। एमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा यानी कि आई मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं। माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, यहाँ से रिलेट करेंगे, धारा का मात्रक यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। उसको ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को, ठीक है। यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू आवेश होता है बटे टी यानी कि कूलाम बटे सेकेंड। तो जब कूलाम बटे सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। तो इसीलिए क्या, एम्पियर को किससे मापेंगे, तो एमीटर से मापेंगे। और एम्पियर क्या है, आई है। तो वोल्टमीटर किसे कहते हैं, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्टमीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। कहाँ मापेंगे, तो दो चालक के दो सिरा ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है। जैसे कोई तार लीजिए, उसको कट कर लीजिए, तो जहां से कट किए हैं उन दो सिरों को ए और बी मान लीजिए और बीच में वोल्टमीटर लगा के माप सकते हैं। तो चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। तो चुंबक सदैव क्या होता है, उत्तर और दक्षिण में होता है। ये तो आप जानते ही हैं, इसका गुण है, प्राकृतिक गुण है, ऊपर वाला बनाया है। आप विश्वास करते हैं तो अगर ऐसा है तो चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में दो उत्तरी व दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते। विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए, तो विद्युत चुंबक के उपयोग, तो टेलीग्राफ एवं टेलीफोन यंत्रों में उपयोग होता है। विद्युत मोटर जिसका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में होता है। विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में होता है। कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर लाने से ले जाने में होता है विद्युत चुंबक का उपयोग। दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है, तो विजातीय, यानी कि विजातीय मतलब पॉजिटिव निगेटिव विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है। और सजातीय मतलब माइनस माइनस के बीच क्या होता है, समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को क्यू कहते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और टी क्या है, समय है। तो क्या हो गया, आवेश, आवेश यानी कि क्यू चार्ज। आवेश का मात्रक कैसे निकालेंगे, आई, आई क्या है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो गया। और टी यानी कि सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे, कूलाम कहेंगे। यदि समान परिमाण, यदि समान परिमाण के क्या हो, समान परिमाण यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के दो सजातीय आवेश, ठीक है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश यानी कि जैसे क्यू पॉजिटिव और क्यू पॉजिटिव ले लिए, ठीक। तो यदि समान परिमाण के और दोनों का परिमाण क्या है, समान है, जैसे मान लीजिए ये भी क्या है, एक कूलाम है और ये भी एक कूलाम है, चाहे दो कूलाम है। तो दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, कहा है वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के, इसके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, कि दूरी पर स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल आरोपित, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कारण समझाना है। तो प्लास्टिक के कंधे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं, जो प्लास्टिक के कंघे होते हैं ऊनी कपड़े से, फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब इसको बताना है। तो प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ऊन हो गया और ये कंघा हो गया। तो ऊन क्या करता है, ऊन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव हो जाता है और कंघा निगेटिव हो जाता है।
तो जो एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिव में, ये उधार में आ रहा ना, कंघा क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉनों को उधार ले रहा था, इसीलिए कंघा क्या हो गया, ऋणात्मक में आ गया है। यही बात हो गया है, समझ गए हैं। और देखिए फालालेन, ठीक है, फालालेन से रगड़ी गई एबोनाइट, तो फालालेन जो होता है उसको रगड़ते हैं, किस एबोनाइट की छड़ होती है, क्या होती है, तो फालालेन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का ऋणावेश आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कंघा पर भी रगड़ेंगे तो प्लास्टिक से तो कंघे पे निगेटिव आएगी, और फालालेन, फालालेन से रगड़ेंगे एबोनाइट की छड़ को, दो एबोनाइट का छड़ ले लीजिए, तो उस पर भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रवाहित होती है, मतलब प्रवाहित नहीं, मतलब उस पर आरोपित हो जाती है। अतः दोनों क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जब दोनों पे निगेटिव रहेगा तो सजाती है, आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण ही होगा। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों में आवेशित हो जाती हैं। आप कोई भी दो वस्तु रगड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे चार्ज होगा, और दोनों पे क्या होगा, समान प्रकार का चार्ज, ठीक है, दोनों पे समान प्रकार का चार्ज आवेशित हो जाएगा, और दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं, एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा, एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ये समय के साथ क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, और ये दिष्ट धारा नहीं बहता है। यानी कि सबसे तेज करंट आपको दिष्ट धारा मारता है, अगर ये पकड़ लिया तो आपको मृत घोषित मार के ही छोड़ेगा, लेकिन एसी तो थोड़ा सा छोड़ भी देगा। दंड चुंबक का आकार कैसा होता है, तो दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। तो दंड चुंबक कैसे होता है, ऐसे आयताकार चुंबक को दंड चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है, तो जो नाल, तो घोड़े की नाल जो होती है, नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार होता है। तो नाल नाल चुंबक यू के आकार होता है, घोड़े की नाल के देखे होंगे। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता पूछ रही है, ठीक है। तो किसी परिपथ में जब कुलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होती है। जब किसी परिपथ में क्या करेंगे, एक कुलाम आवेश क्या करेंगे, एक कुलाम आवेश क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य है, तो आरबीसी का क्या कार्य है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रक्त की प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक पाया जाता है प्रोटीन, निष्क्रिय प्रोटीन जो खून को थक्का बना देता है और एक जालनुमा संरचना बना देता है, जिससे आरबीसी वहीं पे क्या होती है, उलझ जाती हैं। तो रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो रक्त की जो आरबीसी हैं, तो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। तो जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन और CO2 से क्या करती हैं, अपना बॉन्डिंग बना करके अपना परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं, तो यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, जालनुमा संरचना बनाता है खून में, और खून तब रुकता है। नियंत्रित कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। तो रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो रुधिर प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीला होता है, चिपचिपा होता है और पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है, ठीक है, और ये अलग से चढ़ाया भी जाता है। कुछ टाइम सुने होंगे आप लोग न्यूज़ में कि कोरोना के टाइम प्लाज्मा के लोगों को चढ़ रहा है, तो 50 से 60% क्या होता है, पूरे खून का 50 से 60% प्लाज्मा होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% क्या होता है, जल होता है। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर बैंक किसे कहते हैं, रुधिर बैंक किसे कहते हैं, तो जहाँ पे रुधिर को रखा जाए ताकि कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है रुधिर, उनके
सैंपल में, तो सैंपल को मिला करके उनको चढ़ाया जाता है। तो रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो आधुनिक उपकरण रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस, देखिए सेल्सियस में 4.5 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतल, यानी कि एकदम बोतल बंद हो, डिब्बा बंद बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न रुधिर वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है या ब्लड बैंक कहलाता है। रक्तदाब बीपी किसे कहते हैं? तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है, ठीक है। तथा हृदय में शिथिलन, जब हृदय सिकुड़ता है तो ये उस समय रक्त का दाब क्या होता है? बीपी कम होता है। यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है उस टाइम खून थोड़ा सा कम तेजी से फ्लो करता है, ठीक है। एकदम साफ बंद हो जाएगा तब तो पुटुक जाएंगे। तो हृदय में क्या होता है? शिथिलन के समय थोड़ा सा कम हो जाता है उसका प्रेशर। स्वस्थ मनुष्य का दाब या बीपी ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। इसे दबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी नापने वाली मशीन होती है। अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गया है। रक्त की संरचना बताइए। रक्त की संरचना दो तत्वों के सम्मिलन से होती है। एक होता है रक्त कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं में जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। उसके बाद देखिए ये रक्त की संरचना में क्या होगा? एक रक्त कणिकाएं होंगी और दूसरा रुधिर प्लाज्मा, तो रुधिर प्लाज्मा हो होगा ये। तो रक्त कणिकाएं में क्या आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। और रुधिर प्लाज्मा क्या होता है? 50 से 60% भाग होता है, 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की जानकारी करने के कोई दो लाभ बताइए। क्यों ब्लड ग्रुप जानकारी लिया जाता है, इसका क्या लाभ है? तो मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाए तो उसके रक्त में क्या होगा? अभिश्लेषण अभिश्लेषण क्रिया होने से मृत्यु हो जाएगी, यानी कि रिवर्स उसका सारा नियम कानून चलने लगेगा शरीर के। चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालय को बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं कि किसका जमीन है, ये वहां पे चेक होता है। तो शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। शरीर में रुधिर का क्या महत्व है अब बताइए। रुधिर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो समस्त कशेरुकी प्राणियों, तो जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कशेरुकी हैं, यानी जिनमें हड्डियां हैं, जिनमें, ठीक है, कशेरुकी प्राणी हैं, उनके शरीर में चलने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे खाना पचना, ठीक है, डाइजेशन होना, उनके शरीर में जो भी ऑक्सीजन होगा, हार्ट का पंप करना, लीवर का काम करना, ये सब जैविक क्रियाओं के नियमन में यानी कि रेगुलेशन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण होता है योगदान। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ क्या करता है? घुलित अवस्था में पहुंचाता है, यानी कि आपके खून में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। रक्त वाहिनियों यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, उससे क्या होता है? शरीर में खून बहता है। तो रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में, तो रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस, तो नलिका विहीन ग्रंथि जैसे मान लीजिए थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन्स बनता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उसमें भी क्या होता है? हार्मोन्स भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। क्या होता है? शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। अगर इससे ज़्यादा 4 से 8 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है आपके रक्त को जमने में, इसका मतलब ये है कि आपके खून में प्लेटलेट्स डाउन है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 124 या 100 कहीं कहीं 21 भी मिलता है। तो रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कौन बताया कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और ये ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। कौन इन चारों समूह को सबसे पहले बताया? तो रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर 1868 से 1943 में बताया था। इनका जन्म हुआ था 1868 से 1943 के बीच में बताए होंगे।
रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन रोग होते हैं बताइए। तो रक्त की कमी या रक्त के असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया होता है, पॉलीसाइथीनिया होता है, यानी कि रक्त की कमी से एनीमिया हो गया, पॉलीसाइथीनिया हो गया। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग क्या है, हेपेटाइटिस बी और एड्स। क्या होता है, रुधिर संक्रमण से हो जाता है। कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। तो बताइए श्वेत रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी क्यों कम हो जाता है। जो अस्थि मज्जा होता है, यानी कि जो आपके हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, आप लोग जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है कि जो हड्डी होती है उसके बीच में जो गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है ऐसे पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो का किसी कारणवश क्या होना, गर्त होना ही इसका मुख्य कारण है। क्या, कणी श्वेत कोशिकाहीनता रोग को। एड्स का पता कैसे लगाया जाता है, तो एलिजा, कौन सा, ALISA, एलिजा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। और एड्स क्या होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स का क्या तात्पर्य है, तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्तीकरण है। यानी कि एड्स का क्या तात्पर्य है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, यानी कि एड्स को कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपको एड्स हुआ है। तो निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं, एक तरीके से अल्ट्रासाउंड हो गया। तो एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, तो HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना, इसके लिए सामान्यतः दो जांच, एलिजा एवं वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। वायरस को अलग कर पता लगाना, यानी कि वायरस को क्या करते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं, तो भी पता लग जाता है एड्स है आपको, एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट से। म्यूरेक्स एड्स HIV क्या है, म्यूरेक्स म्यूरेक्स एड्स HIV 1 परीक्षण, म्यूरेक्स HIV टेस्ट फर्स्ट। तो कौन कौन से टेस्ट हो गया, एलिजा परीक्षण हो गया एड्स का पता लगाने का। आप आजकल तो आप लोग ये एलिजा ही बस जानते थे, लेकिन क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, वायरस आइसोलेशन भी होता है, यानी कि वायरस को अलग रख के पता लगा लेते हैं। या म्यूरेक्स HIV टेस्ट फर्स्ट होता है। या संपूर्ण कोशिका, जो T4 कोशिका है, कौन सी, जो T4 कोशिका है, इसी को एड्स क्या करता है, प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट, जो T लिम्फोसाइट कोशिका है, तो T4 कोशिका है, T8 कोशिका की गणना करके, T4 और T8 कोशिका की संख्या जब कम या ज्यादा होती है तो वही पता लगाया जाता है, मानक निर्धारित किया जाता है कि इतने में है तो इतना है, तो एड्स हो गया है आपको। तो T4 कोशिका और T8 कोशिका की गणना करना, T लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना है, तो इसका उद्भवन काल 2 से 5 माह है। तो हेपेटाइटिस बी कितने दिन में लगता है अपना लक्षण दिखाने, तो 2 से 5 माह में। हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। तो लीवर खराब हो जाता है। फिटकरी का क्या उपयोग है, तो फिटकरी रक्त का बहाना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताइए। तो प्राथमिक उपचार में जो रखी जाती हैं सामग्रियां उनका नाम बताना है। तो रुई रखा जाता है, पट्टियां रखी जाती हैं, कैंची, डिटॉल एवं लोशन आदि। तो प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताओ। तो प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। तो सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो तो। इसके बाद जहां जहां रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार करना चाहिए ताकि उसका पूरा खून न बहे, और उसको क्या करना चाहिए, CPR देना चाहिए ताकि वो मरे ना। तो किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है, तो दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए CPR दीजिए, उसके खून को रोकिए, डिटॉल लगाइए, पट्टी मलहम कीजिए। देखिए सारा अति लघु उत्तरी खत्म हो गया आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जाके विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, शैक्षिक प्रबंधन, आरंभिक स्तर सबका बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेंगे। मैंने पूरा PYQ को पढ़ा दिया है, चैनल पे जाके विजिट करें।
किसी व्यक्ति को टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा, तो किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जाता है, क्योंकि वो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, अटैक करता है ये जब कुत्ते काटते हैं। तो कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार तुरंत पोंछ दें और घाव को साबुन से और पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं। फिर घाव को क्या करना, एक सूखी निर्जिमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछ कर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। यानी कि जहाँ पे घाव लगा है, लार लगा है, उसको धो के साबुन से पोंछ करके, और हेयर ड्रायड है, अगर जो हेयर ड्रायड है तो उसको खूब गर्म करके उसको सुखा दें जहाँ पे चोट लगा है। और काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह न लगाएं। यानी कि काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक कोई भी कार्बोलिक एसिड नहीं लगाना है। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना है, वहाँ पे डॉक्टर उसका स्थिति देख करके बोतल सुई जो भी करना रहेगा करेगा, और रेबीज का इंजेक्शन उसे लगा करके उसकी जान को बचाया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद।